तो ये पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम क्या हुआ, x का वैल्यू 1 होगा इसमें x का वैल्यू 3 होगा। y निकालना है इसमें। जब एक फंक्शन क्यूबिक है, इंक्रीज करे फिर डिक्रीज करे फिर जाए तो जा करके क्या मिलेगा, ARG मतलब क्या है, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, एंगल मेड बाय दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ 4 से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो ये मिल करके, ये तीनों मिल करके फॉर्मूला बन गया किसका। तो आप लोगों ने और क्वेश्चंस देखे थे ना, तो देखते हैं वो क्वेश्चंस कुछ एक। हाँ, ये हो गया था कितना। हाँ, क्या होता है इसमें, रिपीट होता रहता है। अगर हम इसका पैटर्न देखेंगे तो 5 का पावर 1, देखो क्या लिखा है, सम ऑफ लास्ट 3 डिजिट्स इन दिस पावर। तो 5 का पावर 1 कितना होता है, तो 5 स्क्वायर कितना हुआ 25, 5 क्यूब, पावर 3 के बाद से देखो 1 to 5, 5 का पावर 4, 6 to 5। देखो इसमें लास्ट 3 डिजिट क्या है, 1 to 5, इसमें 6 to 5। ऑड के केस में 1 to 5, इवन के केस में 6 to 5। फिर से देखो 5 पावर 5 करो कितना आएगा, 3 1 to 5, मतलब लास्ट 3 डिजिट 1 to 5। फिर कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 6 to 5। तो ये इवन है तो ये 6 to 5 आ जाएगा, तो 6 + 2 + 5। ठीक है बेटा। फाइंड इंटीजर क्लोजेस्ट टू द इंटीग्रल। और ये मॉड नहीं है, यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा होना चाहिए था। और वेयर ब्रैकेट डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर मालूम है ना, वो है x पावर, ये होगा क्वेश्चन 0 to 6 x to the power ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √x dx। तो बताया था ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, इंटीजर पर चेंज हो रहा होता है। 0 से 1 में वैल्यू है कोई तो 0 हो जाता है, 1 से 2 में 1 हो जाता है, 2 से 3 में 2 हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको ब्रेक कर देते हैं। ये जो लिमिट दी होती है किसकी लिमिट होती है, x की। और यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर किसका है, √x का। ठीक है, तो x जब 0 से 1 होगा तो √x कितना होगा, √x भी 0 से 1 होगा। और 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 0 होगा। फिर 1 से 4 तक का, जब x का वैल्यू 1 से 4 होगा तो √x कितना होगा, 1 से 2, 1 से 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। और फिर 4 से 6, 4 से 6 मतलब 2 से √6 तक, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा। अब सिंपली इसको इंटीग्रेट करके लिमिट रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना आता है इसका आंसर, बी। बी मतलब कौन सा हुआ, 59। 59 आता है।
ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 59.17 आ रहा है शायद। तो ये इसका x पावर 0 1 का इंटीग्रेशन तो x हो गया, लिमिट 0 से 1। इसका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 1 से 4, और ऐसे ही एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट्स 4 से 6 रख लेंगे। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 59 पॉइंट कुछ आएगा। तो इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका क्या हुआ, इंटीजर क्लोजेस्ट टू दिस क्या आ जाएगा, 59। ठीक है ना 59.16 अप्रोक्सीमेटली इस तरह से। हम्म, हाँ, कितना आया है इसका आंसर, तो बनाइए इसको एक बार और बताइए अभी। इलिप्स के फोकस कहाँ पर होते हैं, AE0 और माइनस AE0 पर। ठीक है, AE0 एंड माइनस AE0 लास्ट क्लास में आया था क्वेश्चन। अभी अभी बता देते हैं, एक बार वापस ट्राई करके देखो। होता है ना कि एक बार ट्राई किया नहीं आया, दूसरी बार किया तो आ गया। ऐसा कई बार होता है, कई बार ऐसा भी होता है दूसरी बार किया तब भी नहीं आया, तीसरी बार किया फिर आ गया। इस क्लास के बाद फिजिक्स की भी क्लास चलती है क्या, कुछ टॉपिक की एक्स्ट्रा? अच्छा, किसी का चलता होगा, हो सकता है। हाँ, उसके अकॉर्डिंग चलता होगा। आया, नहीं समझ में आया? देखिए, बताया था ना, ए ग्रेटर देन बी हो तो ये किस तरह का एलिप्स मिलता है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स। ठीक है, एक्स एक्सिस कहाँ कट करेगा, Y0 रखोगे तो उससे पता चल जाएगा कहाँ मिलेगा, ये A0, और ये क्या होगा, माइनस A0। यहाँ Y0 रखोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर A स्क्वायर, एक्स बराबर प्लस माइनस A। इसी को कहते हैं मेजर एक्सिस, और इसको कहते हैं माइनर एक्सिस, B डैश। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0B और 0 - B। ठीक है, लेट एफ डैश बी द फोकाई ऑफ, जैसे लिख तो एफ, ये जो फोकस होता है वो क्या होता है, AE, 0, और ये होता है माइनस AE, 0। ठीक है, और ये E क्या है, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला इसमें क्या होता है, √1 - B²/A²। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या लिखा, विथ एफ फोकाई ऑफ द इलिप्स विथ एफ बिटवीन A एंड F डैश। एफ को A और F डैश के बीच में रखना है, ये एफ हो गया, ये F डैश हो गया। अब लिखा ABF डैश फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये 90 डिग्री हुआ, यही सबसे बड़ी साइड होगी तो यही होगा ना 90। अब क्या बना, राइट एंगल ट्राइंगल, लेट E डिनोट्स सेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, फाई डिनोट्स द एंगल FAB। FAB ये वाला एंगल जो है ये फाई है।
ठीक है। अब पूछा है किसकी वैल्यू, tan स्क्वायर फाई। tan फाई, पहले देखिए tan फाई क्या होगा। ये लेंथ कितनी है बताओ बच्चों, और ये लेंथ a, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो tan फाई कितना हुआ, b बाई ए हो गया, हो गया। ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये 90 है, इसका अभी यूज नहीं किया हम, ये 90 है, तो इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा। दो लाइन पर परपेंडिकुलर हो तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, मतलब स्लोप ऑफ बी एफ डैश और बी ए, इन दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा बच्चों, -1। ठीक है। बी एफ डैश, इसका स्लोप कितना हुआ बेटा, बी अपान ए ई हुआ, बी -0 अपान 0 माइनस प्लस ए, और इसका स्लोप कितना हुआ बताओ, बी -0 माइनस बी बाई ए हुआ ना, बराबर -1, माइनस तो कैंसिल हो गया, तो मतलब यहां से आ गया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, कितना होगा बेटा, ई हो गया ना। अच्छा यहाँ tan स्क्वायर फाई कितना हुआ बोलो, और क्वेश्चन में किसके वैल्यू पूछा है, tan स्क्वायर फाई का कितना हुआ यहाँ से, ई, यही आंसर आ गया। हाँ, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मतलब ई बराबर √, क्या आ जाएगा, हाँ तो 1 माइनस ई स्क्वायर किसके बराबर है इसमें, ई के बराबर है कि नहीं। हाँ ठीक है, तो जो ऑप्शन दिया है उस फॉर्मेट में चाहिए ना। राइट, ठीक है। इलिप्स चैप्टर पर आते हैं क्वेश्चंस, लेकिन इलिप्स के हर टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, देखो इसी टाइप का क्वेश्चन पिछला वाला भी था, तो हमें बेसिक चीज चाहिए, समझ रहे हो, पढ़ना तो सब है यही, अगर उसमें देखोगे तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं। अब लेकिन अगर आपको सबका थोड़ा थोड़ा देखना है कि किससे एक्चुअली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उस फॉर्मेट को, तो इसीलिए तो अब ये जो पीवाईक्यूज हैं इसमें कई क्वेश्चंस आ जाएंगे, मान लो इलिप्स के 7-8 क्वेश्चन आ गए या 5-6 भी आ गए, तो आपको थोड़ा आइडिया तो हो ही गया ना। अब उसी टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है आपके टाइम पर भी उसी टाइप का कुछ आ जाए। भाई अभी हम लोग पीवाईक्यू से ये नहीं कर रहे हैं कि आप 100% क्वेश्चन वहाँ के पक्के बना लोगे, है कि नहीं, लेकिन हमारी कोशिश है कि केवल पीवाईक्यूज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उससे, हाँ हाँ, 40-50% भी पहुंच जाते हैं तो बहुत है, इधर से मार्क्स, हाँ। बाकी आप और भी तो काम किए हो ना भाई, इतने समय से और भी तो पढ़ाई किए हो। अब देखिए इसमें कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं, उनका क्या क्या मतलब, कंसिडर दिस कर्व क्यूबिक कर्व, ए एंड सी बी एक्सट्रीमम पॉइंट। एक्सट्रीमम पॉइंट का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमम मतलब जहां वैल्यू एक्सट्रीम हो, एक्सट्रीम हो मतलब मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, तो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम पॉइंट्स कौन से हुए, पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम। तो हाँ, तो मैक्सिमम और मिनिमम तो बीच में जो आते हैं, लोकल मैक्सिमम मिनिमम, इंक्रीज करके डिक्रीज किया तो वहां मैक्सिमम हुआ ना, या कि ऐसे ये फंक्शन हुआ तो ये वाला क्या हुआ,
मैक्सिमम हुआ, फिर ये वाला क्या हुआ, मिनिमम हुआ। उसी को हम लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम भी कहते हैं। तो ये वाले पॉइंट्स इन्हें कहते हैं पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम, ठीक है। तो जहां पर इस तरह का आएगा कर्व, कर्व टर्न करेगा, वो मैक्सिमम आएगा पॉइंट या मिनिमम आएगा। और जहां टर्न करता है वहां पे क्या होता है, स्लोप जीरो होता है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स इन पॉइंट्स पर जीरो होता है, एक्सट्रीमम पॉइंट्स पर, यह समझ में है। और वहां पे टेंजेंट किस तरह की होती है, ये और सी है तो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होती है, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल आती है मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट पे, आती है ना। तो इस तरह की टेंजेंट्स आ जाएगी। अब वो दो और पॉइंट पे कट कर रही है, यहाँ बी और डी पर। तो इसका एरिया निकालना है, इस टाइप का क्वेश्चन हो गया, समझ रहे हैं। अब बनाने की कोशिश करिए। हम्म हॉरिजॉन्टल लाइन इस कर्व पे टेंजेंट है, क्योंकि कर्व टर्न हुआ ना, जब ऐसे टर्न हुआ तो यहाँ पे टेंजेंट क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन तो आएगी। मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, सोचो यहाँ कब बन गया, तो अब यहाँ पे जब टेंजेंट बनाओगे तो क्या होगी, वो पैरेलल होगी ना, क्योंकि यहाँ से आगे यहाँ पे टर्न हो गया। मैक्सिमम या मिनिमम पर, जो इस तरह के लोकल मैक्सिमम मिनिमम होते हैं उस पर, ठीक है, अगर फंक्शन डिफरेंशियल है तो कैसे मिलता है टेंजेंट, तभी टेंजेंट मिलेगी। तो टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल मिलती है, जिसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू कांस्टेंट होती है।
हाँ बेटा, हाँ क्यूबिक का ये वाला तो रूट होगा ही, ये वाला होगा और ये रिपीटेड आएगा, और ये दो ये आएगा एक। देखिए इसको डिफ्रेंशिएट किया आपने, dy बाई डी एक्स कितना बना, 6x² माइनस 24x 18 बराबर 0, 6 से डिवाइड किया, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम क्या हुआ, x का वैल्यू 1 होगा इसमें, इसमें x का वैल्यू 3 होगा, y निकालना है इसमें। तो अब जब x1 इसमें रखेंगे, ठीक है, इसमें रखेंगे, तो आएगा y का वैल्यू 2 माइनस 12 प्लस 18 प्लस 5 कितना आया, 13 आ रहा है, 13 आ गया। तो ये पॉइंट आ गया 1, 13, ठीक है। और ऐसे ही x बराबर 2 रखने पर y का वैल्यू आ जाएगा, अच्छा 3 रखने पे कितना आएगा, 5 आ गया, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया 3, 5। अब यहाँ टेंजेंट की इक्वेशन, ये टेंजेंट की इक्वेशन क्या हुई, ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन है y बराबर 13, और इसकी इक्वेशन क्या है, y बराबर 5। तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 13, और इसका देखो भाई, वापस ऐसे बना लेते हैं, ये कर्व था ऐसे, ठीक है, या फिर और थोड़ा ऊपर ऐसे बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब टेंजेंट बनाओगे तो वो क्या होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y बराबर कांस्टेंट, तो y बराबर हर जगह 13 होगा, तो यही लिखा है, समझ गए। अब वापस मैं उसी डायग्राम पे चलता हूँ, तो ये इस तरह से लिखा है y बराबर 13, और ये लिखा है y बराबर 5। हाँ, अब y बराबर 13 इस कर्व को कहाँ कहाँ कट करेगा, एक तो 1 पे कट करेगा, एक और पॉइंट चाहिए हमें, तो y बराबर 13 वापस इसमें रखेंगे हर पॉइंट b, y बराबर 13 इसमें रखो तो कितना आएगा, 2x³ माइनस 12x² प्लस 18x प्लस 5 बराबर 13, इधर ले आओगे -8 बराबर 0, और इसका एक रूट ये जरूर आएगा, तो 1 तो सेटिस्फाई करेगा ही, तो x-1, दूसरा क्या बना गया 2x², देखिए कितना बना 2x³ माइनस 2x² तो -10x² और चाहिए, तो क्या लिखोगे -10x, और इधर आएगा -8, तो क्या बनाना होगा +8 बराबर 0, देखो +10x प्लस 18 -8 बराबर 0। फिर से इसको फैक्टराइज करो, x-1 इंटू x-4 आएगा ना, 2 कॉमन लोगे तो बराबर 0 आएगा। तो ये 1 वाला जो भी जहां पे टेंजेंट होती है ना, वो रिपीटेड रूट होता है, तो वो तो 2 1 तो आएंगे ही, और एक आएगा 4। ऐसे ही y बराबर 5 रख के ये वाला पॉइंट निकाल लो, तो क्या आता है ये पॉइंट 0, 5, ठीक है। अब चारों पॉइंट आ गए, तो एरिया निकाल लोगे, तो, तो एरिया निकालो, बताओ क्या आएगा आंसर, आइए बता देते हैं, इसका एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, क्या क्या है, ABCD लिख लेता हूं मैं वापस, ए अगर x1 y1 हो, B x2 y2 हो, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए लिख सकते हो वैसे तो, ठीक है। यहाँ पे ये दो पैरेलल साइड्स हैं, वो सब भी लगा सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है, आप क्या डायरेक्ट भी वो कर सकते हैं, है कि नहीं, पैरेललोग्राम नहीं बोल पाएंगे अभी, ये पैरेलल है, लेकिन ये वाली पैरेलल है कि नहीं, ये चेक करना पड़ेगा आपको। अच्छा ये भी पैरेलल है क्या, देखो ये 8/1 यही पैरेलल है, हाँ तो बस, तो फिर पैरेललोग्राम है। ऐसे भी कर सकते हो कि नहीं, तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। तो या फिर एक पैरेलल साइड्स यही लिखोगे ना, बेस इंटू हाइट ही तो एरिया है पैरेललोग्राम का, बेस कितना है इसका ये निकाल लोगे, कितना हुआ बताओ 3, और हाइट कितनी हुई
ऐसे निकाल सकते हो एरिया। और फार्मूला क्या है? ये- देखो ये फार्मूला है, किसी भी पॉलीगन का एरिया निकला लिखना हो, किसी भी पॉलीगन का, ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, एरिया का क्या फार्मूला लिखेंगे? हाफ, पहला पॉइंट लिखो x1 y1, फिर दूसरा पॉइंट लिखो x2 y2, फिर तीसरा लिखो x3 y3। ऑर्डर में लिखना x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन बस एक एक में चलना, ऐसा नहीं कि इसका फिर यहाँ चले गए, फिर इधर गए। हाँ, 1 2 3 4, वापस फर्स्ट को रिपीट कर देना। वापस क्या करना है? अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखो, इधर वालों को तो प्लस के साथ लिखते जाओ, और इधर वालों को क्या करो, माइनस के साथ लिख दो। ये एरिया आ जाएगा। मतलब एरिया कितना होगा बताओ? x1 y2 प्लस x2 y3, x3 y4, x4 y1 माइनस x2 y1 माइनस x3 y2, या माइनस कहाँ ले लो, x3 y2 माइनस x4 y प्लस x4 y3 प्लस x1 y4। ठीक है, और ये एरिया है, इसलिए बाहर क्या लगा दो, मॉड। क्योंकि आपने कहाँ से स्टार्ट किया पता नहीं क्यों से, तो प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, तो इससे भी निकाल के देख सकते हो आप कितना आएगा एरिया। 24। क्या चेक करो, आ रहा है क्या? चारों वर्टेक्स पता है ना? कह रहे हैं ये चारों पॉइंट तो पता है ना, ए बी सी डी। तो इससे अब एरिया चेक कर लो। हाँ नहीं, अगर मान लो पैरेललोग्राम नहीं बनता है, कोई भी क्वाड्रिलेटर हो तो ये फॉर्मूला है। क्वाड्रिलेटरल ही नहीं, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कोई भी पॉलीगन हो, ट्राइंगल हो, तब भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब ट्राइंगल से नीचे तो एरिया आएगा नहीं। हाँ, बस फर्स्ट वाले को रिपीट करना, जहाँ लास्ट खत्म होगा एक्स एन वाई एन, फिर x1 y1 रिपीट कर देना है। ठीक है, हो गए? वापस आते हैं इस क्वेश्चन पर। अभी देख लेते हैं। हाँ ठीक है, 17/15 इसका आंसर है। ये आया था आपका कितना, Q16P1, Q16P1। ठीक है, अब वैसे QP अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो देखो A और B इसके रूट्स हैं, और C और D इसके रूट्स हैं इसके। तो इसको R ले लो कॉमन रेशियो, तो क्या है, A प्लस AR बराबर कितना है, 3। और यहाँ से क्या है, AR² प्लस AR³ बराबर कितना है, 12। इसको डिवाइड करो, कितना हुआ बताओ, R² बराबर 12/3, 4। कितना आ गया? और ये P कितना है, यहाँ से बताओ। P है इन दोनों का प्रोडक्ट, A इंटू AR, और Q कितना है, AR² इंटू AR³। कितना हो गया, A² R⁻5। और ये कितना हो गया, A² R। ये हुआ ना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और सम ऑफ रूट्स इससे लिखेगा A² R⁻5 माइनस A²R। A²R कैंसिल किया तो क्या मिला, R⁻4 प्लस 1 अपान R⁻4 माइनस 1। यहाँ रख दिया 4, तो आ गया 17/15। ठीक है, या फिर आपने R निकाल करके रख के लिया। ठीक है, हाँ ये तो एपी वाला क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। तो बताइए क्या आंसर है?
बोर्ड में तो आता है, या जेई के सिलेबस में भी है। ठीक है, और आप एनएससी अगर कर ही रहे हैं तो एनएससी में भी है, उसका ही पीवाईक्यू है। जो 10th के कई चैप्टर्स हैं, जैसे कि एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन चैप्टर 11th मतलब जेई में भी है। उसमें एपी के बाद जीपी एचपी ये सब भी आता है, इसमें भी आता है एनएससी में। लेकिन आप देखेंगे तो जेई में मैक्सिमम नंबर क्वेश्चंस जो है, मोर देन 50% क्वेश्चंस एपी के ही आए। जीपी एचपी और भी सीक्वेंसेस पढ़ते हैं, लेकिन एपी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस। जल्दी से बताइए भाई, अब 10th का क्वेश्चन तो, 10th के बच्चे हैं आप लोग। मैं आपको 10th में ही तो समझ रहा है अभी, बोर्ड। हाँ, आसान क्वेश्चन, जल्दी बनना चाहिए और सही बनना चाहिए। हाँ, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला है ना, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 × d। ठीक है, और ऐसे ही कैपिटल, मान लो दूसरी एपी को कैपिटल एस एन लिख देते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम है, n/2। फर्स्ट टर्म कैपिटल ए लिख देते हैं, कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी लिख देते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स तो है नहीं है। ये रेशियो दिया है 7n+1 अपान 4n+27। ये कैंसिल हो गया, हो गया। अब 10th टर्म चाहिए, तो 10th टर्म स्मॉल t10 अपान कैपिटल T10, मतलब हमें क्या चाहिए? a प्लस 9d 10-1 अपान कैपिटल A प्लस 9 टाइम्स कैपिटल D। अब यहाँ से अगर आप 2 कॉमन लो तो n-1/2 कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। तो आपको n-1/2 के प्लेस पर क्या रखना है? 9, मतलब n की वैल्यू कितनी रखनी है? 19। अगर इसमें n की वैल्यू 19 रख दो तो कितना आएगा? ये 18 आएगा, 2 कैंसिल होगा, यही आ जाएगा। तो n की वैल्यू दोनों तरफ क्या रख देनी? 19। 19 रखेंगे तो कितना हो गया ये? 7 × 19 प्लस 1, 133 प्लस 1 कितना हो गया? 134 अपॉन 4 × 19 प्लस 27, 76 प्लस 27, ये आ गया। हाँ, हाँ, 10th टर्म का रेशियो ही तो पूछा है ना, क्या पूछा है? ये सम का रेशियो दिया हुआ था, तो यहाँ सम का फॉर्मूला लगाए। ठीक है, यहाँ 10th यहाँ पे सम का फॉर्मूला नहीं लगा, यहाँ क्या लगा? a प्लस n-1d। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? वही तो लगाए हैं, उसकी वैल्यू इसमें पुट किए हैं, जिससे कि इससे कंपेयर करें। हमें यही चाहिए ना, n का वैल्यू जैसे ये 19 रखोगे ये बन जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ सम का ही लगाए हैं, यहाँ पे nth टर्म का ही लगाए हैं। ठीक है, उस उन दोनों ये रिलेशन दी थी तो उससे ये रिलेशन कैलकुलेट किया है। ठीक है, 10th बोर्ड का ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। x, y, z, z के बाद यहाँ पर ये अलग, ये इक्वेशन पहली है, x प्लस वाई प्लस। आइए बताते हैं, एक बार ट्राई तो करिए।
ऐसे ही आंसर लिख के आओगे क्या? अब ट्राई कर लो, अब प्रूव कर लो कि जो जो तुम्हारा आंसर तुमने सोचा है सही सोचा है कि नहीं। नहीं, मुझे मत दो, अपने सॉल्व करो, कॉपी कॉपी को दो लॉजिक, खुद को दो, ठीक है ना? खुद का सेटिस्फैक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पूछ लूंगा लॉजिक, लेकिन पहले सब लोग ट्राई कर लें एक बार। चलिए बताएं। हम्म। अच्छा, कितना होता है वो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, हाँ निगेटिव आ जाएगा। उससे ये पता चल जाता है। चलिए, ये तो हमें दिख गया कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड 5 है, ये 5 है, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर क्या होता है? समय एक्स स्क्वायर 25 हो गया ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 5 प्लस 2 × 10, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये इक्वेशंस ऐसा नहीं है कि इनवैलिड हो रहा है, नो सॉल्यूशन वाली जिस जैसा तो नहीं, या सभी कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ऐसा दिया हो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो उससे एक क्यूबिक की फील आती है कि एक्स वाई जेड आर रूट्स ऑफ क्यूबिक। कौन से क्यूबिक? टी क्यूब माइनस 5t² यहाँ पे सम ऑफ रूट्स आएगा, प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। ठीक है, यहाँ कुछ कांस्टेंट आ जाएगा, अब वो कांस्टेंट मुझे नहीं मालूम है कि ये कांस्टेंट है, ठीक है? उसकी वैल्यू एक्स वाई माइनस टाइम्स एक्स वाई जेड के बराबर होगी, हाँ, जो रूट्स हैं, क्योंकि एक्स वाई जेड दिया नहीं है कोई कांस्टेंट वैल्यू। अच्छा, ये इसको एक क्यूबिक की तरह अगर हम सॉल्व करें, ये एफ टी एक फंक्शन हो गया, ठीक है? एक क्यूबिक के 3 रियल रूट कब आते हैं? जब एक फंक्शन क्यूबिक है, इंक्रीज करे फिर डिक्रीज करे फिर जाए, तो जाकर के क्या मिलेगा? 3 रियल रूट की पॉसिबिलिटी मिलेगी कि 3 बार कट कर सकता है। लेकिन अगर कोई क्यूबिक इंक्रीज ही करता रहे तो एक ही बार कट कर सकता है एक्स एक्सिस को, तो एक रियल आएगा और बाकी 2 इमेजिनरी आएंगे, क्योंकि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक ये ग्राफ जाता है, ठीक है?
तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करके देख लेते हैं। एफ डैश टी कितना हुआ, -10t + 10। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक का अगर डी ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स रियल होते हैं, तब वैल्यू पॉजिटिव भी आएगी निगेटिव भी आएगी। ठीक है, लेकिन अगर डी लेस देन 0 हो तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इसका डी क्या है बताइए, 10 स्क्वायर -10 का स्क्वायर -4 × 3 × 10, निगेटिव आ रहा है। डी अगर निगेटिव आया तो मतलब इसका कोई रियल रूट तो है नहीं, ये वैल्यू हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, मतलब एफ डैश टी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। और जब कोई डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है तो फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग हुआ तो मतलब ग्राफ ऐसा हुआ, ये वाला तो पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए इसमें एक रियल और 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। ठीक है, ये लॉजिक। हाँ, बाकी आप अपना लॉजिक बता सकते हैं। और वो हमेशा x y प्लस y z प्लस z से बड़ा होगा, और यहाँ पे उल्टा चीज है, तो वो भी नहीं हो सकता। तो या तो b होता है या तो d होता है, और c होना बहुत d होना बहुत अनलाइकली था। हाँ, वो निगेटिव है। हाँ, ये अगर आप क्यूबिक बना लिए उसके बाद कहते हो कि हाँ कि तीनों कॉम्प्लेक्स तो हो नहीं सकते, पेयर में ही आते हैं, तो आप वहाँ पहुँच जाते हो कि 1 रियल 2 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उस बात को लिखने के बाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, कैलकुलेटर अलाउड है? कौन सा, साइंटिफिक वाला ट्रिग्नो? अच्छा, तब तो आ ही जाएगा नहीं। हाँ, लेकिन जेई में नहीं है अलाउड है। हाँ, सही है, बना है। हम्म, ठीक है, तो हम्म, ठीक है भैया। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका तो आंसर 1 है। ये एक फॉर्मूला होता है 4 cos थीटा cos 60 डिग्री माइनस थीटा cos 60 डिग्री प्लस थीटा। ये फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा का। ठीक है, तो ये है 10, ये 50 है 60 माइनस 10, और 70 है 60 + 10, ये 60 + 10, और यहाँ 4 से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो ये मिल करके, ये तीनों मिल करके फॉर्मूला बन गया किसका, cos 3 × 10 मतलब 30 डिग्री, और पहले से cos 30 डिग्री है यहाँ पर, अपान 4। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 √3/2 मतलब कितना हो गया, 3/4 × 4 3/16। इस तरह से ये क्वेश्चन बन जाता है इस मामले। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। नहीं, परपेंडिकुलर फॉर्म की जरूरत नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है किसी भी लाइन की किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर x1 y1 है एक पॉइंट, इसकी एक लाइन से ax + by + c = 0 से, ax + by + c = 0 से अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है, ठीक है,
तो ये P का फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस सी अपान रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही x1 y1 अगर ओरिजिन हो जाए तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए? सी अपान रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ओरिजिन से पूछा है। तो ये आप लगा लो फॉर्मूला और आंसर आ जाएगा के स्क्वायर। तभी देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। लग तो रहा है। अचिंक्य की अजिंक्य क्या? अचिंत्य। अचिंत्य कहाँ के रहने वाले हो? जमशेदपुर, टाटा नगर भी बोलते हैं उसको। आ गया भाई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये इसे लिखेंगे। P कितना हुआ? सी बाई मतलब के कॉस 2 थीटा अपान रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये वाली लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है ओरिजिन से? P है। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो ये P आ गया के कॉस 2 थीटा। Q किससे? इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो Q कितना आया? के अपान रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। और इसको क्या लिख दिया? 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो ये हो गया के साइन थीटा कॉस थीटा। ऐसा बना। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2q कितना हो जाएगा? के 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। अब ये दो है स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए, तो पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा 1। तो यही आ जाएगा। ठीक है, वेक्टर तो इतना आप फिजिक्स में ही पढ़े हैं, उसी से हो जाएगा ना। मैथ्स में भी वेक्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई के लिए। तो इसको आप मैथ्स का भी क्वेश्चन कर सकते हैं, फिजिक्स का भी कर सकते हैं। डी ए प्लस बी। देखिए डॉट प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला है? मैग्नीट्यूड ए माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। और प्लस वाले में क्या होता है? यहाँ प्लस होता है। ठीक है, तो अब मैग्नीट्यूड ए यूनिट वेक्टर लिखा है, तो मैग्नीट्यूड ए 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, -2। इसका मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड ए 1 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम कॉस थीटा, ये होता है फॉर्मूला। तो ये कितना बन गया बेटा? 2 - 2 कॉस थीटा, 2 कॉमन लोगे 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। अब दोनों तरफ रूट ले लिए तो क्या हो गया? हाफ हाफ मैग्नीट्यूड ए माइनस बी कितना आ गया? साइन थीटा बाई 2 आया ना। तो ये आंसर है। और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बताओ? 1 प्लस कॉस थीटा बनेगा यहाँ, तो वो बनेगा कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, समझ रहे? आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है एंगल मेड। ARG मतलब क्या है? आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है? एंगल मेड बाय दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट और ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, तो ये पॉइंट कहाँ आया, ये हो गया 1/2 और ये √3/2, ये आया सेकेंड क्वाड्रेंट में। और आर्ग्यूमेंट जो होता है एंगल मेड विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसको ओरिजिन से ज्वाइन करना है इस पॉइंट को, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये वाला एंगल जो होता है ये होता है आर्ग्यूमेंट जेड। ठीक है, और एंगल को आर्ग्यूमेंट जेड को -π और +π के बीच में लेते हैं। ठीक है, केवल आर्ग्यूमेंट भी लिखा हो तो उसका मतलब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही होता है। तो अगर यहां आ रहा हो तो हम इस डायरेक्शन में मेजर करते हैं नेगेटिव। अब ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, क्यों, tan थीटा लगाया ना, तो √3/1 आया, तो √3 60, तो ये कितना आया 120, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आ गया 120 मतलब 2π/3। ठीक है, इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स आज भी बताया था ना फॉर्मूला। ठीक है, वो फॉर्मूला लगाने के लिए अगर x² / a² + y² / b² = 1 दिया है, a ग्रेटर देन b दिया है, तो फॉर्मूला क्या बताया था, e बराबर √1 - a² / b²। सेम फॉर्मूला लगेगा अगर x की जगह x - x1 का होल स्क्वायर है बाई a² है, प्लस y - y1 का होल स्क्वायर बाई b² है, इज इक्वल टू 1 है, a ग्रेटर देन b है, तो ये भी इलिप्स है। बस इलिप्स की इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या करना है, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, एक्स वाले जो टर्म है वाई वाले जो टर्म है, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो क्या रखना है 1 +1। यहाँ ऐसा नहीं बनाना है 2x - x1 का होल स्क्वायर, 3x - x1 का होल स्क्वायर, ऐसा नहीं बनाना है। तो इसी फॉर्मेट में इसको बना लीजिए। ठीक है, बना लिया था नैतिक, बोर्ड पे कॉपी पे, कितना है √5/3। तो ऐसे ही इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो किसका बनाएंगे, एक्स वाले का बनाएंगे, वाई का तो ऑलरेडी है और कोई टर्म है नहीं, इसमें से पहले 4 कॉमन ले लीजिएगा, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 9y²। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 × 4 16 ऐड करना पड़ेगा, तो इस 16 को इधर भी ऐड कर दिए तो ये हो जाएगा 36। अब इस 36 से डिवाइड कर दिए तो x - 2 का स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y²/4 इज इक्वल टू 1, तो वही आ गया। अब इसेंट्रिसिटी का क्या फॉर्मूला होगा, 1 - b², तो ये आ गया √5/। ठीक है, तो वही बोल रहे थे ना इलिप्स के क्वेश्चंस, देखो उसी बेसिक्स पे आए हैं ज़्यादा। ठीक है, वैसे तो बहुत कुछ है इलिप्स में। बना के देख ले बाकी लोग एक बार। डायग्राम बना करके थोड़ा ऑब्जर्व कर लीजिए, आ जाएगा। तो कॉपी बनाए दिखाओ।
तो कभी बना के एक्सप्लेन करो डायग्राम में। हाँ बना लिए ना, बैठ जाओ, बताओ। ये बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर, तो ये वाला एंगल इसका पाई माइनस हो जाएगा, और ये वाला जो है ये हम लोग का ये वापस एक सेटिंग पॉइंट है, ये बी सी डी, और ये वाला मेरा क्या था, c/2, ये वाला मेरा था b/2। तो ये जो c/2 है ये वाला बना रहा है वो यहाँ पे बनाएगा, और ये b/2 जो बना रहा है ये वाला सेगमेंट वो यहाँ पे बनाएगा। तो मेरे को ये वाला एंगल कुछ करना था, ये तो पाई माइनस ये हम्म ये हम्म, क्या कहा गया इसमें? एक ट्रायंगल एबीसी है, ए बी सी। एंगल ए का जो बाइसेक्टर है वो कहाँ जाके मिलता है? ये एंगल ए बाई टू ये जाके डी पे मिला। ये सी का बाइसेक्टर कहाँ जाके मिला? ऐसे ही सी का और बी का है कि नहीं? और ऐसे ही इसका है बाइसेक्टर, है ना। अब बोला गया एंगल ई डी एफ ये वाला एंगल कैलकुलेट करो, ई डी एफ। एक सर्कल में एंगल्स इन सेम सेगमेंट इक्वल होते हैं। ये देखिए ये वाली जो सेगमेंट है यहाँ पे कितना एंगल बना रही है? c/2, c/2। तो ये सेगमेंट यहाँ पे कौन सा एंगल बनाएगी? c/2। ठीक है। ऐसे ही देखिए ये वाली जो सेगमेंट है ये यहाँ पे कितना एंगल बना रही है? b/2। तो यहाँ पे कितना एंगल बनाएगी? b/2। तो यही वाला एंगल निकालना था, मतलब b प्लस c/2, जो क्या है 90 माइनस a/2। ठीक है। क्लियर बच्चे? फोर्टी फाइव डिग्री, हाँ सही है, 45 डिग्री। हाँ ठीक है, आइसोसेलेस के लिए होगा, बाकी सबके लिए भी होगा ही। सही कह रहे हो। ठीक है, आइसोसेलेस के लिए सिमेट्री से बना देंगे। ठीक है, तो वो है तो सभी के लिए अप्लीकेबल हो जाएगा। हाँ नहीं, अगर ये होता है ना, अगला क्वेश्चन ये बनाए, यहाँ से छोड़ दिए। हो गया, बताएं।
ABC GP में है तो कॉमन रेशियो R ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये AR स्क्वायर, ऐसा ऐसे बोल दें GP में है तो ठीक है। और ये AP में है, इसका मतलब क्या है 2 log C बेस B बराबर log A बेस C प्लस log B बेस A, ये है ना। इसको क्या ले सकते हैं 2 log C अपान log B, C को क्या लिख दोगे AR स्क्वायर अपान log AR, ऐसे यहाँ क्या लिख दोगे log A अपान, अभी ले लेते हैं, अभी कुछ लिए नहीं है, बेस अपनी मर्जी से ऐसा ले सकते हैं जो आसान हो, कोई भी ले सकते हैं ना। तो आसान कौन सा लग रहा है, बेस क्या ले लें, ए ले लें या आर ले लें, कोई भी एक ले लो, ए ले लो बेस सबका, या आर ले लो, जिससे थोड़ा काम इजी हो जाए, ठीक है। अब क्या होगा ये 2 log ए बेस ए तो 1 हो गया, और इसको लिख देंगे 2 log आर बेस ए, और ये बोल देंगे 1 प्लस log आर बेस ए, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस 2 log आर बेस ए, और यहाँ क्या होगा 1 प्लस log आर बेस ए अपान, ये तो 1 ही हो गया, है कि नहीं। अब इसको x बोल दो, t बोल दो, बताओ यहाँ आ गया था। तो log r बेस a को क्या ले लें x ले, चलो x ले लेते हैं, तो 2 इंटू 1 प्लस 2x अपान 1 प्लस x बराबर कितना हुआ 1 अपान 1 प्लस 2x प्लस 1 प्लस x, ये आ गया। कितना बनेगा ये, एलसीएम लोगे 2 1 प्लस 2x या 1 प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस 2x का स्क्वायर, और इधर कितना बनेगा 1 प्लस एक्स, ठीक है। और इसमें क्या बनेगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 2x, यही तो बनेगा ना, कुछ और बनेगा बताओ, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्यूबिक बन गए, चलिए कितना हुआ ये 2 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और यहाँ कितना आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x प्लस x यहाँ से प्लस 1 प्लस 2, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, या ऐसे लिख लो नीचे लिख लो यहाँ 8x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2, ठीक है। x 0 तो होगा नहीं, तो क्या बन गया क्वाड्रेटिक बन गई, हाँ क्वाड्रेटिक बन जाएगी तो x आ जाएगा, x आ जाएगा तो क्या मिल जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। जो बाकी सब क्वेश्चन कर लिया होगा और कुछ नहीं आ रहा होगा तो वो ये भी तो करेगा, और कहेगा कि एपीजीपी का क्वेश्चन है तो बना ही लेंगे, हाँ।